हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट हुआ है उसके क्वेश्चंस को ब्रीफली देख लेते हैं। जो जिसका भी एग्जाम आने वाला है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो केरियस मेथड में पूछा गया है और इस क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई दिया हुआ था उसका वेट और BaSO4 जो बना हुआ है उसका भी वेट दिया हुआ था। तो उसमें फॉर्मूला लग जाएगा केरियस मेथड का 32/233 m/w/100। तो पहला क्वेश्चन केरियस मेथड पे था, ध्यान रखें। इसमें हेलोजन का भी एस्टिमेशन आ सकता है, नाइट्रोजन का भी एस्टिमेशन आ सकता है, सभी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, उसको याद करके जाएं अगले टेस्ट में। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है मैंगनेट आयन दिया हुआ है MnO4 2- मैंगनेट आयन डिस्प्रोपोर्शनेट्स इनटू। तो मैंगनेट आयन जो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है वो पर मैंगनेट और MnO2 में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। MnO2 का कलर जो होता है ब्लैक कलर का होता है। जो ये सवाल डी ब्लॉक का है, इसमें और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ पर मैग्नेट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाइक्रोमेट। तो ध्यान रखें कि KMnO4 और K2Cr2O7 को हीट करने पे क्या बनता है। अगला सवाल जो था वो स्टेटमेंट वाला सवाल था, इथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी प्रोपेन आर मेटामर्स। तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। ब्यूट टू इन डबल बॉन्ड का पोजीशन बदला हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शनल आइसोमर, पोजिशन आइसोमर होगा, इसलिए बात ये गलत है। ब्यूट टू इन शोज ऑप्टिकल आइसोमर, गलत बात है, ये GI दिखाता है, तो ये भी बात गलत है। और पेंटेन एंड 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आर चेन आइसोमर्स, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर 5 की चेन है, यहाँ पर 3 की चेन है, तो ये भी बात सही है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ था। अगला सवाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर C4H8 का रिएक्शन दिया हुआ है, उसके बाद अमोनिया के साथ रिएक्शन दिया हुआ है और आखिरी में NaNO2 के साथ रिएक्शन दिया हुआ है HCl के साथ, और बीच में दिया है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और स्टार्टिंग वाला जो सबस्ट्रेट है वो एल्कीन है। तो आप देखिए इसमें C4H8 अगर हमें बनाना है तो ये एल्कीन कुछ ऐसी बनेगी। तो ये एल्कीन का डबल बॉन्ड जो है ये इधर भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। ठीक है, मैंने बीच में बनाया। फिर अगर HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हमको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एक जगह पे Cl लग जाएगा, एक जगह पे Cl लग गया। उसके बाद रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे पता है सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पर Cl की जगह पे क्या लग जाएगा, NH2। और देखिए क्या ये कायरल है, बिल्कुल कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। NaNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड है, हमें पता है कि डायोजोटाइजेशन में जो कंपाउंड स्टेबल होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, वो एरोमेटिक होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एलिफैटिक अमीन है इसलिए अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और यही ऑप्शंस में दिए हुए थे, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें होगा वो सही हो जाएगा हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन था वो था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो रूल्स हैं, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, है ना, डबल बॉन्ड्स या मल्टीपल बॉन्ड्स ज़्यादा हों, चार्ज कम हो, लाइक चार्जेस जो हैं हमारे पास वो पास रहें, दूर रहें, और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो पास रहें। ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे अगले आने वाले पेपर में। उसके बाद स्टेटमेंट है जिसपे ट्रू फॉल्स बताना है, आर्जिनाइन एंड ट्रिप्टोफन आर एसेंशियल अमीनो एसिड। ये बात सही है कि ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ग्लाइसिन हैज नो कायरल सेंटर, ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें कोई कायरल सेंटर नहीं होता, ये बात भी सही है। प्रोलीन में 5 मेंबर्ड रिंग होता है, ये बात सही है। अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग लिखा होता तो ये गलत हो जाता, 5 मेंबर्ड है, सही है। सिस्टीन हैज सल्फर इन इट, तो ये भी जो बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल में एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम याद करके जाएं, किसमें सल्फर है, किसमें OH ग्रुप है, कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है, ये ध्यान रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा आने वाले टेस्ट के लिए। फिर जो अगला सवाल आया है वो ये आया हुआ है कि पी को अमोनिया के साथ हीट किए हैं तो क्यों बना है, उसको फिर Br2KOH के साथ हीट किए हैं तो R बना है, और R का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 7 है, तो कहीं ना कहीं ये बेंजीन का पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर N है और जो ऑप्शन दिए हुए, तो ऑप्शंस जो एग्जाम में दिए हुए थे वो बेंजीन के और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑप्शन थे। तो बेंजीन पे अगर मैं COH लगाऊं तो आपको दिख सकता है कि यहाँ पर जो अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो हमें पता है अमाइड बनेगा। तो जब मैं अमाइड बनाऊंगा यहाँ पे आप देखिए ये CONH2, और उसके बाद ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है, Br2KOH लूंगा, तो यहाँ पर जो CO है ये CO ग्रुप हट जाता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप आएगा। तो ये सवाल भी अमीन का है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले जो शिफ्ट है उसमें ये आ सकता है कि भाई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो रहा है,
उसके बाद यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हीट कर रहे हैं। इसी में एक फेमस रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया है, तो उसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल जो था वो टॉलेंस और आइडोफॉर्म पे था कि कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे, आपसे पूछा गया था कि कुछ कौन सा मॉलिक्यूल टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा, कौन सा मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा या नहीं देगा। टॉलेंस के लिए हमें पता है कि भाई टॉलेंस जो है सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहलाता है। ये टेस्ट वो देते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और आइडोफॉर्म के लिए हमें पता है कि यहाँ पर जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं वो दे सकते हैं, या आपके पास एल्कोहल हो 1 डिग्री या 2 डिग्री और उस एल्कोहल के बगल में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, तो ऐसे जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अगला सवाल था, पूछा गया कि बताओ पैरामैग्नेटिक कौन है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन से बहुत सारे पूछे गए हैं। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन एक और पूछा गया है। तो आप देखिए इसमें NiCO4 जो है वो डायमैग्नेटिक है, हमें पता है, क्योंकि CO जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग करा देता है। Cn माइनस भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो भी पेयरिंग करा देगा। Cl जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं कराएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और COH2O होल 6 3+। अब ये ध्यान देने वाली बात है, H2O है तो वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन H2O बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड, बताया जाता है, बिहेव्स एज SFL विथ कोबाल्ट 3+ आयन। अगला सवाल था कि हमारे पास ऑक्साइड्स दिए हुए हैं और एम्फोटेरिक पूछा गया था, कौन एम्फोटेरिक है कौन एम्फोटेरिक नहीं है। तो अब ये सब जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम आगे भी आएंगे। तो इसमें Pb, PbO2, SNO, SNO2 एम्फोटेरिक होते हैं, और ये जो दोनों ऑक्साइड्स लिखे हैं जर्मेनियम के, ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। फिर एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि बताओ ऑक्टेट किसका कंप्लीट है या किसका इनकम्प्लीट है। तो आपको पता है कि ये केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, हाइपोवेलेंट हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो BF3 जो है इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, AlCl3 का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, NO2 और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, PES2 का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फिर एक सवाल जो सब्जेक्टिव जो इंटीजर टाइप में आया था कि लिक्विड सोल्यूशन का एक सवाल था, और उसमें एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया था। डेटा दिए हुए थे और उससे एटॉमिक वेट निकालने को आया था, 2 मॉलिक्यूल दिए हुए थे। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि लिक्विड सोल्यूशन में जो आगे हैं, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट इसमें है तो आगे बॉइलिंग पॉइंट पे सवाल आ सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे सवाल आ सकता है, तो तैयार रहे उसके लिए। फिर हाउ मेनी हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फिर से आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इंटीजर टाइप में आया था कि कितने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होंगे। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ केमिकल बॉन्डिंग के भी मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, तो यहाँ पर मिक्स सवाल हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग का। तो आप देखिए टेट्राहेड्रल किसका होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स दिए उसमें NiCl होल 4 2- कॉम्प्लेक्स का टेट्राहेड्रल हो जाएगा, वीक फील्ड है Cl- लिगेंड NH4+ VsP3 टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और NiCO होल 4 VsP3 टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये वीक फील्ड होने के बावजूद भी, क्योंकि ये जो प्लैटिनम है ये 3D का नहीं बल्कि उसके नीचे 4D और 5D के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कोई भी लिगेंड हो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं, तो ये जो है DsP2 स्क्वायर प्लेन होगा, और ये तो दिख रहा है sp2 है, ये टेट्राहेड्रल होगा नहीं। अगला सवाल जो था हमारे पास, ये ऐसा दिया हुआ है, A का रिएक्शन H2PT के साथ है और ये कंपाउंड बनाया हुआ है, और फिर हॉट एल्कलाइन KMnO4 के साथ जब रिएक्शन कराया तो ये बन रहा है। तो ये बड़ा ही फेमस सवाल है कि अगर हमारे पास अगर ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शंस दिए हुए थे इस तरह के, तो हमारे पास बेंजीन रिंग जो है वो इंटैक्ट है दोनों में, तो हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आंसर जो है उसमें बेंजीन रिंग तो होगा ही, क्योंकि बेंजीन रिंग में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो अब क्योंकि H2PT है तो H2PT जो है वो डबल बॉन्ड को में जो एल्कीन है उस पे HH जुड़ जाता है, रिड्यूस कर देता है उस एल्कीन को, या एल्काइन को रिड्यूस करता है। तो हमें पता है रिंग अगर बनेगी तो ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा नहीं, क्योंकि फिर वो तो लीनियर हो जाएगा, तो हमें पता है डबल बॉन्ड ही आंसर में होगा। तो हमें दिख रहा है कि रिंग के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये एक ऑप्शन पॉसिबिलिटी है। और हॉट एल्कलाइन KMnO4 हमें पता है कि जब भी बेंजीन से कोई ग्रुप लगा हुआ है उस पर अगर H है और हॉट एल्कलाइन KMnO4 लेते हैं तो उस कार्बन को जो भी आगे बॉन्ड है उसको क्लीव कर देता है और वहां पर COH ग्रुप लग जाता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन लग जाएगा फर्स्ट वाला। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे और पूछा गया था कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, तो मैं लिख देता हूँ उनका रिलेटिव पोजीशन। सोडियम है हमारे पास, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, और सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम। तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इधर से इधर जाऊँगा तो हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाऊँगा तो भी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा।
मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत है मेटालिक कैरेक्टर का। अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूँ बेसिक नेचर बढ़ता है, और अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो बेसिक नेचर घटता है। तो उल्टा आने पे बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो मुझे दिख रहा है कि K2O विल बी मोर बेसिक देन Na2O एंड Na2O विल बी मोर बेसिक देन Al2O3। तो ये बात सही है, ये बात सही है। और ClF में तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है हैलोजन फैमिली में। Cl और F में Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी होती तो वो ज़्यादा होती है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम होगी। तो ये भी ऑप्शन जो है हमारे पास गलत है। तो इस वीडियो के माध्यम से आने वाले जो जेईई मेंस है उसमें हेल्पफुल हो सकता है। जो कुछ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पैटर्न हमें समझ में आता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।